चलिए, तो अपन यूनिट 3 में थे और यूनिट 3 में अपन एक टॉपिक इससे पहले कवर किए थे, आयनन ऊर्जा। ये कवर किया था हमने। अब नेक्स्ट अपन आयनन ऊर्जा क्या होती है अपन जान गए। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। एकदम आयनन ऊर्जा जैसे भी आया टॉपिक, तुरंत आपके दिमाग में आयनन ऊर्जा की परिभाषा आनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप उसको आयनन ऊर्जा क्या होता है ये बात को नहीं समझेंगे तो प्रभावित करने वाले कारकों को याद करने में या दिमाग में रखने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो एक बार रिपीट करते हैं आयनन ऊर्जा की परिभाषा क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ऑलरेडी समझ चुके हैं, फिर भी आज एक देख लेंगे। तो किसी भी परमाणु का जो नाभिक होता है, ठीक है, और नाभिक के अलग अलग कोश में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब बाह्यतम कोश होगा, फिर भी मैं सिंपल से लेती हूँ, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को, जो कि क्या होता है नाभिक से लूजली अट्रैक्ट होता है, मतलब कम आकर्षित होता है, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता लगती है उसको बोलते हैं आयनन ऊर्जा। एक बात हो गई। अब प्रभावित करने वाले कारक की बात करेंगे तो पहला कारक क्या होगा बेटा, आवेश। नाभिकी आवेश होगा कि नहीं होगा, होगा ना। नाभिकी आवेश किस बात पर डिपेंड करेगा बेटा, और अगर आयनन ऊर्जा की यदि बात करें अपन, तो अगर यहाँ पर अपन देखते हैं वर्ग में परमाणु का आकार धीरे धीरे क्या होता है, वर्ग में क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पर, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार घटता है, क्या होता है, बढ़ता है। कॉन्फिडेंस लेवल तुम लोग का डाउन क्यों है? खाना वाना खा के नहीं आए हो कि आज पढ़ने का मन नहीं है कि क्या है, पढ़ने का मन, खाना नहीं खाया है। रोल सुबह कुरकुरे का पैकेट लेके गया था। हाँ? देखिए स्टार्ट हुआ नहीं क्लासेस कि कुरकुरे का पैकेट लेके दौड़ रहा है। हाँ चलो, नाभिकीय आवेश ऑलरेडी अपन ये टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं कि वर्ग में, आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, ये पढ़े। तो आपको नाभिकीय आवेश, अगर आकार बढ़ेगा तो नाभिकीय आवेश क्या होगा, बढ़े घटेगा, ऐसा सही में। देखो त्रिज्या धीरे धीरे बढ़ रही है, तो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच जो आकर्षण है या आवेश की मात्रा क्या होगी, कम होगी ना। तो ये आकार को देख के सब डिसाइड कर लो कि आकार बढ़ रहा है तो सब बढ़ेगा, ऐसा नहीं। थोड़ा लॉजिक लगाओ यहाँ पर कि आकार बढ़ रहा है, त्रिज्या का मान बढ़ रहा है, तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ रही है, इसलिए आकर्षण कम होगा। और आकर्षण कम होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। अब आसान तो लिखोगे नहीं, तो उसको आपको लिखोगे कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान घटेगा। आया समझ में? अब उसकी पूरी स्टोरी यह होगी कि ऊपर से नीचे आने पर आवर्त सारणी में वर्ग में क्या होता है, आकार बढ़ता है, नाभिकीय आवेश घटता है, और इसी कारण से आयनन ऊर्जा का मान कम होगा। ठीक है, बढ़ेगा घटेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी, इसका मान ऊपर से आने नीचे तक क्या होगा, घटेगा, कम होगा। उसी प्रकार अपन बात करें आवर्त की, तो क्या होगा, आवर्त में क्या होता है, परमाणु का आकार धीरे धीरे छोटा होता है। आकार की बात करोगे तो तुरंत त्रिज्या की बात कर रहा है, त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या का मान कम होगा। आकार की बात कर ली, त्रिज्या की बात कर ली, अब आकर्षण की बात कर लो। आकर्षण बढ़ेगा। अब आकर्षण बढ़ा मतलब अपने को बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन निकालना था, लेकिन वो बहुत ज्यादा तेजी से नाभिक से आकर्षित है। जैसे दो दोस्त एकदम पक्के दोस्त, तो उनकी दोस्ती में फूट डालने के लिए या दोनों को अलग करने के लिए अपने को ज्यादा मेहनत लगेगी,
प्रपंच रचना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर वैसा काम नहीं करना है अपने को सिर्फ समझना है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना है, ठीक है। तो आकर्षण ज्यादा, तो यहाँ पर आयनन ऊर्जा का मान भी क्या होगा, ज्यादा। समझ में, एक चीज को यदि समझ गए ना तो उसी का रिवर्स तो है, ये कुछ थोड़ा है। समझ में आ गई। तो नाभिकीय आवेश मतलब नाभिकीय आवेश, देखो 3-4 चीजों मैंने एक साथ समझा दी। वर्ग में किस प्रकार आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता घटता है ये बता दिया मैंने। आवर्त में कैसे आयनन ऊर्जा का मान क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है, इसकी कहानी बता दी। फिर मैंने आकार का भी बता दिया कि वर्ग में और आवर्त में आकार क्या होता है, आकार के मान में किस प्रकार परिवर्तन होता है, त्रिज्या के मान में कैसे परिवर्तन हो रहा है दोनों केस में, और आवेश के मान में भी किस प्रकार का परिवर्तन आ रहा है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ नाभिक जो अपन देख रहे थे, क्या देखे अपन, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। तो कारकों में पहला कारक मैंने क्या बताया आपको, परमाणु का आकार। देखो 2-3 टॉपिक कवर हो गए, नाभिकीय आवेश भी कवर हो गया, परमाणु का आकार भी कवर कर दिया मैंने। समझ में आया। तो जब आप लिखोगे तो मेरे जैसे शॉर्टकट नहीं मारना है आपको, है समझ में। मैंने क्या किया, नाभिकीय आवेश की बात भी कर दी, और सेकेंड में जो परमाणु है उसके आकार की बात भी मैंने बता दी आपको कि कैसे आकार जो है वर्ग और आवर्त में चेंज होता है, और उसके आकार में चेंज होने के कारण किस प्रकार नाभिकीय ऊर्जा के मान में भी परिवर्तन आता है। तो मैंने क्या किया, 2 टॉपिक को एक साथ कवर करवा दिया। समझ में आया। लिखते वक्त कैसे करोगे आप, जब नाभिकीय आवेश वाला टॉपिक डालोगे आप तो सिर्फ आवेश की बात बताना कि परमाणु का आकार छोटा होगा तो नाभिकीय आवेश कैसा रहेगा, बड़ा होगा तो नाभिकीय आवेश कैसा रहेगा, और वर्ग और आवर्त में आप नाभिकीय आवेश की ही बस बात करना। जब परमाणु आकार टॉपिक डालोगे तो क्या बताओगे, आकार की ही बात बस करना कि भाई वर्ग में आकार में क्या चेंजेस आता है, तो आयनन ऊर्जा में किस प्रकार चेंजेस आएगा, और आवर्त में अगर आवर्त में क्या आकार में चेंजेस आएगा परमाणु के, तो उसकी आयनन ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा। समझ में आया। तो जो हेडिंग होगी, हेडिंग के अनुसार आप क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। अब भाई आप 9th क्लास के बच्चे तो है नहीं, अब आपको टॉपिक समझना। टॉपिक मतलब एक पूरा स्टोरी समझोगे, और स्टोरी के अंदर जितने क्वेश्चन आएंगे उसको अपने कॉमन सेंस से आपको उसका आंसर देना है। ऐसे होता है ना, स्टोरी पढ़ने के बाद आप उसका क्वेश्चन को अपने मन से स्टोरी समझने के बाद देते हो। वैसे ही मैंने आयनन ऊर्जा की एक शॉर्ट स्टोरी बताई, और उसमें 2 टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं, नाभिकीय आवेश और दूसरा परमाणु का आकार। समझ में आया है कि नहीं आया, आ गया ना। अब उसके बाद मेरे को, अच्छा इसमें ही अपन एक और टॉपिक अपन देखे थे, याद होगा आपको, अपन ने नाभिकीय आवेश हो गया, ये हो गया। अब आवरण प्रभाव। आवरण प्रभाव क्या होता है बेटा, आवरण प्रभाव क्या होता है, आवरण प्रभाव का एक और नाम है, इस नाम में आपके में इस वाली बुक में देख लेते, दोनों का कोई दिक्कत नहीं। परमाणु का आकार की बात कर लिए, आवेश की बात कर लिए, ठीक है। और ये कक्षकों की आकृति या इलेक्ट्रॉन की भेदन क्षमता, ये भी देख सकते हैं। चलो इसी को देख लेते हैं। कक्षकों का क्या दिया हुआ है, भेदन क्षमता, इलेक्ट्रॉन की भेदन क्षमता, ये 3rd पॉइंट देख लो, ये काम आएगा। इलेक्ट्रॉन का जो है, इलेक्ट्रॉन का भेदन क्षमता, भेदन मतलब भेदन क्षमता। आपको मालूम है, अगर मैं ऑर्बिटल्स के नाम लिखूं, ध्यान दो, देखिए आप लोग 11th क्लास में हैं, सब टॉपिक नया है कि नहीं, नया है ना। तो थोड़ा सा ध्यान, पिक्चर देखने जाते हो बच्चों, और थोड़ा सा अगर पानी पीने भी बाहर चले जाते हैं थिएटर से, तो बीच की स्टोरी गायब हो जाती है दिमाग से कि नहीं होती है, होती है ना। फिर बाजू वाले को तुम डिस्टर्ब करके पूछते हो, अरे क्या हो गया, मैं तो चला गया था पानी पीने, मेरा फोन आ गया था, क्या हुआ, ऐसा होता है ना। तो मूवी में अगर छोटा सा पार्ट छूट जा रहा है तो आपको आगे की मूवी समझने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, या क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, होता है ना ऐसा। तो भाई टॉपिक जब आप क्लास में भी पढ़ते हो, तो यहाँ पर भी अगर थोड़ा सा आप खिड़की तरफ झांक लिए, या बाजू वाले को देख लिए, या पेन को यहाँ रख के तुम लोग मस्ती करने लगे, तो तुमको क्या लगता है, इससे तुम्हारा दिमाग स्थिर रहेगा। आप 2 लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो,
एक तो खुद डिस्टर्ब तो हो गए हो, बाजू वालों को भी डिस्टर्ब कर रहे हो और साथ में मेरे को भी डिस्टर्ब कर रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ ध्यान दे रही हूँ। हो रहा कि नहीं हो रहा? तो पढ़ाई भी वही चीज है, सारी चीजें में कंसंट्रेशन का गेम होता है, ध्यान। चाहे आप पढ़ रहे हो तो वहां भी ध्यान लगेगा, और आप मैदान में खेल रहे हो तो वहां भी ध्यान से खेलना पड़ेगा अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। आया समझ में? तो यहाँ पर बार बार मैं समझाने के पीछे कारण समझ में आ गया। आप में से कोई एक बच्चा भी थोड़ा सा मेरे को लगता है कि वो ध्यान नहीं है उसका, तो मेरे को बताना पड़ता है ध्यान की इंपॉर्टेंस को। तो इसलिए ध्यान से समझो मैं क्या बता रही हूँ। तो इलेक्ट्रॉन की भेदन क्षमता, इसका एकदम शॉर्ट में आप बताएं, एस पी डी एफ। तो एस जो है, एस जो ऑर्बिटल्स होता है बेटा, वो नाभिक के पास होता है कि दूर होता है, क्या होता है? आप सबसे पास होता है, ठीक है। तो एस जो नाभिक है वो सबसे पास है, पी दूर, डी और दूर, एफ सबसे दूर। अब यहां पर नाभिक के जो पास होगा, सपोज मैं ये बना रही हूं नाभिक, तो नाभिक से जो पास होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में आयनन ऊर्जा का मान कम की ज्यादा लगेगा। तो S की आयनन ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा, उसके बाद P, उसके बाद D और लास्ट में F। समझ में आ गया? तो भेदन क्षमता में मेन चीज आपको यही बतानी है। देखो बुक में 4-5 लाइन की स्टोरी बताई गई है, पर मैं आपको बता रही हूँ कि भेदन क्षमता की बात करेगा तो तुरंत आप बताएंगे कि नाभिक से s ऑर्बिटल पास है, उसके बाद ये और फिर लास्ट में मैंने फॉर्मूले के फॉर्म में बता दिया कि s की आयनन ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा, p का उसके कम, फिर और कम, फिर और कम, ऐसा। और इसको ऐसा लिखोगे, साथ में शब्दों में भी लिखना पड़ेगा आपको। आया समझ में? तो बताएंगे नाभिक से कौन सा ऑर्बिटल पास है, कौन सा दूर है, और उसके हिसाब से उसकी आयनन ऊर्जा के मान को बताएंगे। समझ में आई बात? ठीक है, ये हो गया। देन नेक्स्ट अपन देखेंगे भेदन क्षमता हो गया यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फोर्थ पॉइंट देखेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होता है, किस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं, आपको पता है क्या? बताया था मैंने क्लास में, मुझे याद है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक आधा भरा और एक पूरा भरा, मालूम है? पढ़े हो ना, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड। तो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसको बोलते हैं? स्थायी किसको बोलते हैं बेटा? अक्रिय गैस का होता है स्थायी। स्थायी मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा लगेगी, उसको स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है। तो इस स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में दो प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। एक तो ऐसे कक्षक जो पूरी तरीके से फिल्ड हो, पूरा भरा। आया समझ में? तो इसकी कैटेगरी में कौन आएगा? अक्रिय गैस, जीरो समूह, जीरो जो ग्रुप होता है वो इसी कैटेगरी में आएगा, जहां पर पूरे कक्षक क्या होते हैं? पूरे कक्षक भरे होते हैं, पूर्ण रूप से भरे होते हैं। और सेकेंड सिचुएशन है हाफ फिल्ड। क्या है? हाफ फिल्ड। तो ये हाफ फिल्ड मतलब आधा भरा भी का जो कक्षक रहेगा ना, वो भी कक्षक कैसा होगा बेटा? स्थायी विन्यास वाला होगा। और ये दोनों ही सिचुएशन से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में ज्यादा ऊर्जा लगेगी, मतलब आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा। अब हम पढ़ क्या रहे हैं? आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। तो आंसर कैसे लिखोगे आप कि यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी हो, मतलब पूरा भरा या आधा भरा हो, तो ऐसे केस में आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा। और यदि ये दो सिचुएशन नहीं होगी तो क्या होगा? आयनन ऊर्जा का मान जो नॉर्मल होगा वही रहेगा। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले केस में, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आधा भरा पूरा भरा को एक्सप्लेन करना है। फुल फील्ड में किसी एक अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को एक्सप्लेन करेंगे। और हाफ फील्ड में आप इसको भी कर सकते हैं। किसको किसको ले सकते हैं? जैसे कि अपन देख सकते हैं कार्बन को, देखिए कार्बन का 6 तो कितना होता है? 1s2 2s2 और 2p कितना होता है बेटा?
2p कितना होगा, 4 होगा। तो अगर इसको देखें अपन तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ओ सॉरी बच्चे, देखो तो खोलो तो कौन है, कितना होगा ये। अगर यहाँ पर 3 रखूं मैं ना तो परीक्षा का छोड़ी हूँ गिरीश के पास से लिखोगे कैसे क्वेश्चन तुमको बोल देते हैं। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, आदत है। देखिए तो यहाँ पर हमारे से बाय मिस्टेक हो गया था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेंज हो गया था। अगर मैं यहाँ पर 3 रखूं तो यहाँ पर कितने, यहाँ पर कौन सा परमाणु होगा बेटा, 2 2 4 3 7 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, नाइट्रोजन में होते हैं। तो नाइट्रोजन और ये 7, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और p के 3 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे आप, 3 के लिए आप 3 बॉक्स इस प्रकार से बनाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो क्या देख रहे हैं आप, हम देख रहे हैं कि ये तो पूरा भरा है, ये भी पूरा भरा है, और ये 2p कैसा है, आधा भरा। क्यों, क्योंकि p में ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पर है भी कितना, 3। तो 6 जो है उसका आधा होगा 3। तो ये वाली स्ट्रक्चर कैसी है, हाफ फिल्ड है। ठीक है, समझ में आया। तो ये जो अपन देखे थे ना हाफ फिल्ड, तो ये उसका एग्जांपल हो जाएगा। तो आप जब आंसर लिखेंगे ना बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हाफ फिल्ड फुल फिल्ड, तो दोनों का एक एक एग्जांपल देना है। तो इसके लिए किसी भी एक अक्रिय गैस का एग्जांपल दे देंगे और हाफ फिल्ड वाले के लिए आप नाइट्रोजन का एग्जांपल दे सकते हैं। मतलब नाइट्रोजन से भी 1 इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, आसान कि कठिन, आसान होगा, क्या होगा, कठिन होगा ना। क्यों, इसकी आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि कैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये स्थायी है भाई। जो परमानेंट चीज होती है, स्थायी चीज होती है, उसको उसकी जगह से हटाना क्या होता है, डिफिकल्ट, मुश्किल, ज्यादा ऊर्जा वाला काम होता है। तो वैसे ही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा है, हाफ फिल्ड है। इसी कारण से इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा लगेगा। समझ में आया। तो जो भी चीज एक्सप्लेन करेंगे विथ एग्जांपल एक्सप्लेन करना है। नाइट्रोजन का ये तो कितने हो गए, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक यदि देखें तो पहला नाभिकीय आवेश और परमाणु का आकार, ये दोनों को मैंने एक साथ एक्सप्लेन कर दिया। आपको सेपरेट एक्सप्लेन करना, जो पूछेगा वो बताना। जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में इतना ही बड़ा टॉपिक आ जाए कि आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। अगर ऐसा आएगा तो ये चारों पॉइंट को एक्सप्लेन करोगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे पूछ ले कि किस प्रकार परमाणु का आकार बढ़ने या घटने पर, या पूछ ले आवर्त सारणी में वर्ग में जाने पर और आवर्त में जाने पर आयनन ऊर्जा किस प्रकार प्रभावित होती है। आया समझ में। तब आप क्या करोगे, आप बताओगे परमाणु का आकार, पहले बताओगे घटता है बढ़ता है तो क्या होता है, त्रिज्या, फिर वर्ग और आवर्त में आकार बढ़ता है कि घटता है, और आवर्त में क्या होता है, दोनों सिचुएशन बताओगे, वर्ग और आवर्त, और उसके बाद आयनन ऊर्जा के मान में कैसे चेंजेस आता है उसको एक्सप्लेन करोगे। थोड़ा सा आप लोग समझने का स्टैंडर्ड बढ़ाइए और समझ के जो क्वेश्चन पूछ रहा है सिर्फ उसका आंसर देना है। ठीक है, और आंसर जब दोगे कितने शब्दों में देना है तो ये किस बात पर डिपेंड करता है, नंबर के ऊपर। ऐसा नहीं कि पढ़ के आए हो 5 नंबर का, अच्छा ज्यादा पढ़ के आ गए हो और पूछा है 2 नंबर का, लिखे जा रहे हो। मैं तो अच्छे से पढ़ के आया हूँ। इतना भी कटौती मत कर देना कि सामने वाला ना 2 नंबर भी ना दे पाए, है ना। तो आपको लिखते समय ध्यान रखना है कि अगर कितने मार्क्स का पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा टॉपिक कवर हो गया, किसका, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये आप देख लेंगे, इसमें आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक की बात हो गई है। परिरक्षण प्रभाव मैंने ऑलरेडी बताया था ना आप लोग को, परिरक्षण प्रभाव बता चुकी है पहले से ही कि नहीं बताई हूँ, परिरक्षण प्रभाव बताया था ना, भूल गए, बता दिया था। तो ये 5वां पॉइंट इसमें परिरक्षण प्रभाव है। परिरक्षण प्रभाव में क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव में हमने देखा था कि यदि क्या हो, एक ही इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो, यहाँ पर नाभिक
और नाभिक के बाह्यतम कोश में यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, उसके और जो कोश है वहां भी इलेक्ट्रॉन होगा ना। तो ऐसे क्या होंगे, क्या बताया था, एक इलेक्ट्रॉन की सील्ड दूसरे इलेक्ट्रॉन की सील्ड। तो इससे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी क्या करते हैं, विकर्षण होता है। ठीक है, तो एक ही कोश में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होने पर वो एक दूसरे को क्या करते हैं, विकर्षित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है, क्या बताया था कि नाभिक का धन आवेश बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। ये तो मालूम है, नाभिक में धन आवेश होता है और बाह्यतम कोश में ऋण आवेश, तो धन ऋण को आकर्षित करेगा। ये तो बहुत दिन से पढ़ते आ रहे, 9 से पढ़ते आ रहे हो। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, यह नाभिकीय आकर्षण बल जो होता है भीतर कोश के इलेक्ट्रॉन द्वारा जो होता है इलेक्ट्रॉन पर लगाए गए प्रतिकर्षण बल के संतुलित होता है। और भीतर के कोश माने अंदर वाले कोश के इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन और ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में तो इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस माइनस चार्ज है ना भाई। तो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश बाह्यतम कोश वाले ऋणावेश को क्या करेगा, उसमें विकर्षण होगा, माने आकर्षण नहीं होगा। और इसी को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव। माने इलेक्ट्रॉन के बीच की लड़ाई है ये, क्योंकि दोनों का आवेश समान है, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, हाँ माइनस माइनस क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अब विपरीत आवेश जो होगा उसमें आकर्षण होता है। ठीक है, वो तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि नाभिक में धन आवेश, इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश, तो उनमें आकर्षण होगा। बट यहाँ पर हमने इस अलग बात कही कि अंदर वाले कोश के जो इलेक्ट्रॉन और बाह्यतम वाला कोश का जो इलेक्ट्रॉन, उनके मध्य क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के मध्य में विकर्षण होगा। ठीक है, और उसी को हम बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव या बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। इस प्रकार लगने वाले नाभिकीय आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करता है। माने परिरक्षण प्रभाव क्या है, एक प्रकार का परिरक्षण प्रभाव क्या है, आकर्षण का उल्टा है। आकर्षण में हम नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण की बात करते हैं, बट परिरक्षण में क्या करते हैं, नाभिक के पास वाला कोश और उसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच के विकर्षण की बात कर रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है क्या, आ गया ना। तो अलग अलग कोश जो है, अलग अलग कोश में अलग अलग इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और अलग अलग जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके मध्य इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण नहीं होगा, तो बोल सकते हैं आकर्षण के विरुद्ध कार्य करेगा। तो ये परिरक्षण क्या है, आकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो है 5 पॉइंट इसको मिलाकर हो गए। परिरक्षण प्रभाव भी अपने आप में अलग से पूछ सकता है एग्जाम में कि परिरक्षण प्रभाव किसको बोलते हैं, क्या होता है। और अभी तो आप 11th में हो, तो 11th में तो बेसिक चीजें ही पूछा जाता है और ये सब 12th में भी काम आता है आपके। तो 11th में जितना पढ़ रहे हो सब बेसिक चीजें हैं वो 12th में भी काम आती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक टॉपिक कवर हो गया, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। कल हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता किसको बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे। और तुम लोग बुक खरीदे हो प्रैक्टिकल वाली?